गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही इस दौरान यहाँ पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन सभी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनका बलिदान हमें लोगों की सेवा करने और हमारे राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी निजी डायरी में महात्मा गांधी के विचारों को लगातार लिखते रहे हैं। उनकी डायरी के पन्ने ये भी बताते हैं कि प्रेम और सहिष्णुता भी उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन से ही सीखी है। प्रधानमंत्री की निजी डायरी से ये भी पता चलता है कि वे राष्ट्रपिता के जीवन से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी ने न सिर्फ अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव के लिए भी काम किया। उन्होंने दुनिया भर में अहिंसा, परमो धर्म का संदेश भी दिया। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन से तो जुड़े ही थे, गांधी जी धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी किया करते थे, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। बापू भजन भी सुनते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए बापू को सबसे अधिक पसंद था। जिस दिन महात्मा गांधी का निधन हुआ था उसे हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज दोनों सदन में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। तो कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव चूंकि इस साल है, इसलिए जो सरकार चुनकर आएगी वो चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। जिस साल देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं उस साल वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करते हैं। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ाने में मदद करता है। इस बजट में पूरे साल की जगह पर आगामी वित्त वर्ष के कुछ महीनों को कवर किया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां हैं, इसकी जानकारी पिछले 24 घंटे से नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में सीएम आवास और झारखंड भवन में ईडी की दबिश के बाद से मुख्यमंत्री की लोकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हेमंत सोरेन को लेकर दिल्ली से रांची तक गहमागहमी जारी है। इस बीच जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी के समन पर कल सीएम जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ईडी को आपको बता दें, पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया गया था। उधर मुख्य विपक्ष दल भाजपा ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने का भी आरोप लगाया है, जबकि सत्तापक्ष के मंत्री और विधायक कल देर रात तक सीएम आवास में जुटकर बैठक करते रहे। आज भी सीएम आवास में बैठक होने की संभावना है। उधर राज्यपाल ने कहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में हालत पर मेरी नज़र है, जो फिलहाल जिस तरीके के हालात बने हुए हैं। इस बीच बीजेपी हेमंत सोरेन समेत विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं को लेकर कई तरह के सवाल उठा रही है। शिष्टाचार ही हमारा शिष्टाचार
अगर कोई पकड़े तो हम चिल्लाए अत्याचार अत्याचार, खेले विक्टिमहुड कार्ड। यही नारा है इंडी गठबंधन का। बताइए, भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार है। एक मुख्यमंत्री झारखंड के, वो मिल नहीं रहे, 9-9 10-10 बार समन जाते हैं, समन का जवाब नहीं देते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी, उनको भी कई समन जाते हैं तो वो समन पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, एजेंसी पर सवाल खड़े कर देते हैं। तीसरी टीएमसी, शाहजहां जैसे उनके नेता है कि ईडी जाती है जांच करने, एजेंसी जाती है जांच करने, तो एजेंसी पर हमला करवा देते हैं। इस प्रकार के नेता है। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार है कि एक मुख्यमंत्री फरार है। ईडी के भेजे गए समन पर कोई प्रतिक्रिया न देना एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है। देश के इतिहास में पहली घटना है कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है, और इसलिए लापता है, फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया। अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी, और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है, तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। आप जांच एजेंसियों के सामने नहीं आएंगे, आपको लगातार समन देने के बावजूद आप उनका आदर नहीं करेंगे, अनादर करेंगे, संवैधानिक पद पर बैठ कर के संवैधानिक मर्यादा और कानून को तोड़ने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आए दिन उनके पारिवारिक सदस्यों को जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कल जहां लालू प्रसाद ने करीब 10 घंटे तक पटना के ईडी दफ्तर में सवालों के वो जवाब देते रहे, वहीं आज उनके बेटे तेजस्वी से पूछताछ होगी। इस बीच ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया है कि पुलिस हिरासत में एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी को राबड़ी देवी की गौशाला का, जो कि पूर्व कर्मचारी है, उसने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी और बाद में उसे हेमा यादव को हस्तांतरित कर दिया था। नौकरी के बदले ज़मीन का ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है। उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन के सरकारी नौकरियां दी। इसके बदले में उन्होंने अभ्यर्थियों से ज़मीनें अपने नाम लिखवाईं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान पर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सख्त कार्रवाई हो रही है, तभी तो नेता घर छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें किसी के बारे में कोई शिकायत है तो न्यायालय जाएं, कोर्ट जाने से उन्हें किसी ने रोका नहीं है। सख्त कार्रवाई हो रही तभी तो घर छोड़कर उन्हें नेता भाग रहे हैं, और किसी के बारे में उनका कंप्लेन है तो कोर्ट में जाए ना। कोर्ट में जाने के लिए किसी को रोका नहीं है, केवल बचने के लिए कोर्ट में जाते हैं। जब उनको घेर लेती है, जब पकड़े जाते हैं, तब बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अगर आपको लग रहा है और भी कोई इस पर गलत काम किया है, उसके अगेंस्ट में जाने के लिए खुला है। सामान्य लोग, जनता या तो किसी पार्टी के लोग अदालत में गए, खटखटाए, तभी अदालत ने इंक्वायरी किया और जो तथ्य सामने आ रहा है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी की कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया, और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे, और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा है कि
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। मध्य प्रदेश को आज केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जबलपुर और भोपाल को 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 24 नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये प्रोजेक्ट 724 किलोमीटर लंबा होगा। पहला कार्यक्रम जबलपुर के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। गडकरी की दोनों जगह जनसभा भी होगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के गठबंधन और बीजेपी के बीच है। आम चुनाव से पहले इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। समझौते के तहत आम आदमी पार्टी मेयर की सीट के लिए चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 18 जनवरी को मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीहा के बीमार होने के चलते चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने महापौर के चुनाव टालने के चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया था और चुनाव 30 जनवरी को कराने की बात कही थी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2024 और 25 के लिए यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में मान्यता के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य से जुड़े स्थलों का नामांकन होगा। इसमें महाराष्ट्र का सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु का जिंजी किला शामिल है। विविध भौगोलिक क्षेत्रों में बने ये किले 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच बनाए गए हैं, जो मराठा शासन द्वारा की गई असाधारण किलेबंदी और उनकी सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं, जिनमें 12 किले भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुने गए हैं। इनमें से 8 किले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं, जबकि एक मिश्रित स्थल है। बात करते हैं श्री राम नगरी अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ आ रहे हर दर्शक जो श्रद्धालु हैं, हर व्यक्ति अपने रामलला का जी भर के दीदार करना चाहते हैं। ठंड और कोहरे के बीच भी राम मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बेंगलुरु से हम 35 लोग आए हैं। हम सबका सौभाग्य है, बहुत दिन का इंतज़ार है, ये सपना है सभी भारतीय लोगों का, वो साकार हो गए ना। हम कर्नाटका बेंगलुरु से आया है सर। रामचंद्र गुरु जी के साथ 34 मेंबर्स आए हैं हम लोग श्री राम के दर्शन करने के लिए। हम बहुत एक्साइटेड है रामलला को देखने के लिए, बहुत खुश से आया है हम लोग। मैं राम जी को देखने के लिए बहुत उत्सुकता से वेट कर रही हूँ। जय श्री राम। और अब बात करते हैं सर्दी के सितम को लेकर। यूपी से लेकर बिहार और पंजाब, हरियाणा समेत पूरा दिल्ली एनसीआर आज घने कोहरे के आगोश में है। आज तड़के कोहरा इतना घना था कि दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले 2 दिनों में मौसम और भी खराब हो सकता है। आने वाले दिनों में ज़्यादातर हिस्सों में बारिश के भी आसार बन रहे हैं। लोग खुद को गर्म रखने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। परिचालन में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कोहरे के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर नजर आई। देरी से चलने वाली ट्रेनों में काशी एक्सप्रेस, जम्मू राजधानी, लखनऊ शताब्दी और भी कई अन्य ट्रेन शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी की वजह से पर्यटकों और स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। आखिर कश्मीर घाटी में पिछले 2 महीने के इंतजार के बाद बर्फबारी हो रही है। हालांकि बर्फबारी के कारण पुंछ पीर पंजाल रेंज पर भारी बर्फबारी के कारण आपको बता दें मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। पूरा इलाका सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। लोगों को भी आने जाने पर अभी रोक लगा दी गई है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्ग को बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग जिलों जैसे कुछ ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसी जगहों पर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए भी सलाह जारी की गई है। सुहानी सर्दी मुहिम के जरिए युवाओं की एक टीम के साथ हर साल हजारों बच्चों को सर्दी की चिंता से मुक्त करने के अभियान में जुटा हुआ है। साल 2015 में शुरू हुई इस मुहिम के दौरान 6 साल में लाखों बेसहारा और स्कूली बच्चों को नए स्वेटर बांटे जा चुके हैं। सुहानी सर्दी आंदोलन के प्रणेता प्रवीण और उनकी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है। उनका लक्ष्य है कि ग्रामीण और स्कूली बच्चे सर्दी से अपना बचाव कर पाएं ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। सर्दी, ये शब्द सुनते ही हम शहरी लोगों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शहर के गर्म वातावरण में इस मौसम का आना हमें एक सुकून देता है, पर यह मौसम सभी को सुकून नहीं देता। जब लोग घरों में रजाई ओढ़कर शांति से सो रहे होते हैं, तब ये सर्दी कई गरीब इंसानों की जान भी ले लेती है, खासकर गरीब बच्चों और बुजुर्गों की। कारण एक ही है कि उनके पास तन ढकने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते। हमारी भारत भूमि सेवक वीरों की भी जननी है। ऐसे ही कुछ समाज सेवियों को जब इस समस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने समस्या को दूर करने का उपाय सोचा और सुहानी सर्दी नाम से एक समाज सेवी मुहिम शुरू कर दी ताकि हर जरूरतमंद बच्चे को स्वेटर मिल सके। कोटड़ा जो राजस्थान के अंदर अति पिछड़े ब्लॉक की श्रेणी के अंदर आता है, यहाँ ऐसे गरीब बच्चे रहते हैं जिनको पहनने की सर्दी के अंदर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस सुहानी सर्दी आंदोलन के तहत 1 से 5 के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके लिए इनके मंच ने जो बच्चों को स्वेटर वितरण किया है, उसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से और इनके समस्त ग्रुप को जो है वो मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सुहानी सर्दी की टीम ने दूर दराज के गांवों में जाकर बिना किसी भेदभाव के बच्चों को स्वेटर पहनाने का काम शुरू किया और ये काम बीते 9 वर्षों से लगातार जारी है। सुहानी सर्दी की टीम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के अलावा जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र और उत्तर पूर्व के मणिपुर में इम्फाल तक भी जरूरतमंद बच्चों के बीच पहुंच रही है। ये टीम अब तक लगभग 1 लाख स्वेटर वितरित कर चुकी है। ठंड से ठिठुरते बच्चों को जब एक नया स्वेटर मिलता है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठती है। ये मुस्कान सुहानी सर्दी टीम को समाज सेवा के लिए और ज्यादा उत्साहित कर देती है। इस अच्छी पहल को देखते हुए कई लोग आगे आए हैं और इस टीम को नए पुराने स्वेटर मुहैया करा रहे हैं। नतीजा आपके सामने है। जो बच्चे पहले सर्दी में स्कूल आना बंद कर देते थे, वो अब रोज स्कूल आते हैं। हर साल सुहानी सर्दी वाले इन्होंने जो एक कैंप चला रखा है कि ये हर साल जितने भी आवश्यकता वाले स्कूल होते हैं उनको स्वेटर उपलब्ध करा रहे हैं और मेरे भी स्कूल में इन्होंने सुहानी सर्दी ने स्वेटर उपलब्ध कराए थे और हमने सारे बच्चों को कम से कम 250 के करीब स्वेटर हमको सुहानी सर्दी वाला जो कैंप है इनसे मिले थे। सुहानी सर्दी टीम की ये पहल एक सराहनीय प्रयास है ताकि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा हासिल करने में कोई रुकावट ना हो। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई एक सराहनीय प्रयास और सकारात्मक पहल। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।
वित्त वर्ष 2025 में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% के करीब रहने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद लगातार चौथा साल होगा जब देश की अर्थव्यवस्था 7% या इससे अधिक रफ्तार से बढ़ेगी। दिसंबर 2023 तक इस वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में भारतीय रेलवे ने लगभग 75% पूंजीगत व्यय का उपयोग देखा है। दिसंबर 2023 तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय हुआ है, जो अब तक का उच्चतम है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे के कुल पूंजीगत व्यय का 75% यानी 2.62 लाख करोड़ रुपए का उपयोग हुआ है। दिसंबर 2022 में इसी अवधि के दौरान भारतीय रेलवे ने करीब 1.46 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय देखा था। विभिन्न कारोबार क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 6.6% बढ़कर 5,335.23 करोड़ रुपए रहा, जो पहले पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही 5,006.65 करोड़ रुपए था। आईटीसी लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उत्पाद बिक्री से उसकी सकल आमदनी इस तिमाही में 2.3% बढ़कर 19,337.84 करोड़ रुपए हो गई है। नकदी संकट का सामना कर रही बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसे अपनी सभी इक्विटी शेयरधारकों से राइट्स निर्गम के जरिए $20 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है। दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग की इस साल भारत में नोएडा स्थित अपने कारखाने में लैपटॉप का विनिर्माण शुरू करने की योजना है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष और मोबाइल एक्सपीरियंस कारोबार के प्रमुख टीएम रो ने भारत को अपना महत्वपूर्ण विनिर्माण आधार करार देते हुए पत्रकारों से कहा कि भारत में लैपटॉप के विनिर्माण की तैयारी की जा रही है। विमानन कंपनी स्पाइसजेट इस महीने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग के साथ अपने बेड़े को अपग्रेड करने और लागत में कटौती के उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस खबर के सामने आने के बाद स्पाइसजेट के शेयरों में भी उछाल देखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में लगभग 7% बढ़कर 5,208.87 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का वित्त वर्ष की समान तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 4,854.36 करोड़ रुपए रहा था। और आइए बात करते हैं इंडिया एनर्जी वीक। जी हां, गोवा में 6 से 9 फरवरी के बीच इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 100 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि ऊर्जा क्षेत्र की आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साझेदारी और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही ऐसे सॉल्यूशंस का पता लगाना है जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र को एक सतत और जीवंत भविष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। India Energy Week, to that extent, is a golden opportunity for all these related developments on the energy front to be showcased and provide a platform for further development and growth. The event will also feature increased focus across the entire energy value chain, including 3 sessions on biofuels, 3 sessions on hydrogen, and 2 sessions on CCUS. भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा इन दिनों भूटान की 3 दिन की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने कल भूटान के नए प्रधानमंत्री तेसरिंग टोब्गे से भेंट की और दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। दोनों ने इस हिमालयी राष्ट्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए परस्पर हित के क्षेत्रों और बहुविषयक सहयोग पर बातचीत की है। भूटान में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तेसरिंग टोब्गे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद भारत की ओर यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। इससे पहले विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भूटान के विदेश सचिव ओम पेमा चोडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक में विकास कार्य संबंधी साझेदारी, अंतरिक्ष ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, आर्थिक संबंधों के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। बात करते हैं अमेरिका की, जहां जॉर्जिया में एक भारतीय छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी जूलियन फॉकनर ने भारतीय छात्र विवेक सैनी के सिर और चेहरे पर हथौड़े से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे विवेक सैनी की मौत हो गई। पंचकुला के गांव भगवानपुर निवासी 25 वर्षीय विवेक सैनी
अमेरिका में MBA की पढ़ाई करने गया था। वो एक स्टोर में क्लर्क के तौर पर पार्ट टाइम जॉब करते थे। अमेरिका में विवेक सैनी के साथ काम कर रहे उसके दोस्त ने बताया कि आरोपी 3-4 दिन से विवेक को से खाने पीने की वस्तुएं मुफ्त ले जाता था, लेकिन 14 फरवरी को विवेक सैनी ने आरोपी को फ्री में सामान देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने हत्या का प्लान बनाया। अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भारतीय छात्र की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वाणिज्य दूतावास ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि उसने घटना के तुरंत बाद विवेक सैनी के परिवार से संपर्क किया और पार्थिव शरीर को भारत भेजने का प्रबंध किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार विवेक सैनी 26 जनवरी को भारत में अपने घर आने वाला था। सोमाली समुद्री डाकुओं के खिलाफ भारतीय नौसेना की कार्रवाई जारी है। भारतीय नौसेना ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईम को बचाया है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि नौसेना के जहाज सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री डकैती के खिलाफ एक और सफल अभियान को अंजाम दिया है। भारतीय नौसेना ने मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईम और उसके चालक दल को 11 सोमाली समुद्री लुटेरों से बचाया। इस जहाज पर 19 पाकिस्तानी नागरिक भी सवार थे। इससे पहले INS सुमित्रा ने ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान को सोमाली समुद्री डाकुओं के चंगुल से छुड़ाया था। जॉर्डन सीरियाई सीमा पर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि वे ईरान के साथ व्यापक युद्ध नहीं चाहता। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित चरमपंथी समूह को जिम्मेदार बताया है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के आरोपों का खंडन किया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अपने हिसाब से बदला लेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि हंगरी आने वाले हफ्तों में स्वीडन को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे देगा। ब्लिंकन ने कहा कि वे स्वीडन के विलय की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तेज कार्रवाई करनी होगी। इससे पहले स्वीडन की नाटो सदस्यता की मांग को तुर्की की संसद ने अपनी मंजूरी दे दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गाजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का नया प्रस्ताव लाया गया है। वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर और मजबूत है। इससे पहले व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि अमेरिका गाजा में हिंसा को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम चाहता है। बात करते हैं चिली की, जहां इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी सैंटियागो में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री के पार दर्ज किया गया। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण चिली में ऐसी स्थिति पैदा हुई है। और बात करते हैं खेल जगत की। अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 स्टेज में आज भारतीय टीम की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी। उदय सहरन की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक खेले तीनों ही मैचों में जीत हासिल की है। वहीं कीवी टीम को शुरुआती 2 मैचों में जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था। ग्रुप 1 में शीर्ष पर रहकर सुपर 6 में पहुंची भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि इसी मैदान पर अगला मैच खेलना है, जहां उसने तीनों मैच जीते हैं। वहीं न्यूजीलैंड टीम ईस्ट लंदन से आई है और उसे हालात के अनुरूप ढलना होगा। भारत ने बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका को हराया है। पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ परेशानी आई, लेकिन बाकी दोनों मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर जहां एक और अनुभवी तीरंदाज अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये मंच युवा खिलाड़ियों के लिए भी बेहद अहम है। महाराष्ट्र के तीरंदाज मानव और मिहिर ने बताया कि मंच किस प्रकार बुनियादी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है। इन खिलाड़ियों से बात की हमारी संवाददाता दीपिका महतो ने।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आर्चरी का आयोजन किया जा रहा है और फिलहाल हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट महाराष्ट्र के मौजूद हैं मिहिर और मानव। मिहिर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये आपका कौन सा सीज़न है जिसमें आप पार्टिसिपेट? सेकेंड सीज़न है मेरा। और आपका? मेरा भी सेकेंड है। पहले जब आपने खेला और उसमें लेकर और अभी तक के क्या क्या आपको फ़ायदे नज़र आए हैं खेलो इंडिया में भाग लेने के? तो हमारे वो स्कीम चालू हुई है, खेलो इंडिया की स्कीम में आ गए हैं हम लोग। उससे क्या फ़ायदा है आपको? उससे 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। ट्रेनिंग में मदद होती है? ट्रेनिंग में तो होती है क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है, इसलिए थोड़ा मदद तो होती है घर वालों को भी। कितनी ज़रूरी है खेलो इंडिया के स्पॉन्सरशिप प्लेयर्स के लिए, खास करके बडिंग प्लेयर्स के लिए? यार डाइट में फ़ायदा होता है, मीन्स हमारा महीने का थोड़ा तो खर्चा वो गवर्नमेंट उठा सकती है, और यहाँ से पार्टिसिपेट के भी हमें 50,000 रुपीज़ मिलते हैं, वो हमें इक्विपमेंट में काम आते हैं। आर्चरी में भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, एशियन गेम्स खेल चुके हैं, कुछ अर्जुन अवार्डी भी हैं। इस तरीके का इंटेंस कंपटीशन देख के आप लोगों को कुछ नर्वसनेस होती है या ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, मोटिवेशन लेते हैं आप उन लोगों से? थोड़ा सा तो मोटिवेटिव फील होता है कि हमें भी उनकी तरह बनना है और उनकी तरह हमें भी अचीव करना है। वही हमारे मतलब महाराष्ट्र की 2-3 बड़े प्लेयर्स है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, वही हमारा रोल मॉडल है, वो सब उनके जैसे ही बनना है। महाराष्ट्र हमेशा टॉप पे रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, इस बार आपका क्या एम है? इस बार भी शायद हमें मिल ही जाएगा ट्रॉफी, क्योंकि पिछले साल भी मिला था और इस बार भी हमारा रेशो ऊपर ही है सबसे ज़्यादा। और आपका? मिल ही जाएगा कंफर्म, हर बार महाराष्ट्र लेके जा रहा है और जाएगी भी। खेलो इंडिया के बाद सबसे बड़ा नेक्स्ट प्लान? अभी वर्ल्ड कप की ट्रायल है उसका, और एशिया कप के भी लिए जाना है, तो उसके लिए तैयारी है। खेलो इंडिया आपको उस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करने में मदद करता है? हाँ, थोड़ी सी मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिया के सारे टॉप आर्चर्स ही आते हैं, तो उनके साथ कॉम्पीट करके पता चलता है अपनी रैंक कहाँ पे। बिल्कुल, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के मैचेस के लिए। ये सुना अपने आर्चर्स जो महाराष्ट्र से आते हैं और आगे जाके उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए तैयारी करनी है और खेलो इंडिया परफेक्ट प्लेटफॉर्म है फिलहाल उनके लिए। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, चेन्नई। और आइए बात करते हैं सेहत की भी, जो यहाँ जिगर यानी लीवर, जो कि पाचन प्रक्रिया में विशेष महत्व इसका होता है। जिगर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। कुछ कारक ऐसे हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं और कई समस्याएं होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो जिगर यानी लीवर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वस्थ शरीर के लिए जिगर का स्वस्थ होना आवश्यक है। जिगर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी हमारे स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका होती है। जिगर हमारे शरीर के लिए एक फूड फैक्ट्री के रूप में काम करता है। जिगर एक पाचन अंग है जो शरीर में सभी चय अपचय प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है। शरीर के पाचन में सहायता करना, बाइल जूस का निर्माण करना, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना, संक्रमण से लड़ने में सहायता करना, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन और भंडारण, हार्मोन का निर्माण करना, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य जिगर द्वारा किए जाते हैं। कई कारक हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं या जिगर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो कि जिगर की बीमारी को प्रमोट करते हैं। सबसे पहला तो है शराब पीने की वजह से। दूसरा है जिसको कि हम कहते हैं नैश और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर जिसे कहते हैं, वो है उसके कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके अंदर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हमारा एबनॉर्मल लाइफस्टाइल, और उसके अंदर वो होल स्पेक्ट्रम जो है उसका लिवर डिजीज़ का है, जो कि फैटी लिवर, सिंपल फैट होना, वसा का ज़्यादा होना लिवर के अंदर। उससे एक स्टेप आगे जो है वो होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जब सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं। और उससे भी और अगर आगे जाएं तो सर्टेन परसेंटेज विल गो ऑन, और जिसके अंदर जो है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ भी डेवलप हो जाती है जो कि नैश रिलेटेड। और फाइनली कुछ मरीजों के अंदर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो जाता है। जिगर हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार है। अधिक मात्रा में वसायुक्त आहार का सेवन और शारीरिक श्रम न करना, ये जिगर में वसा एकत्रित होने का कारण बन सकता है। जिगर में खराबी होने पर पेट के ऊपरी भाग में दर्द और असहजता महसूस होना, भोजन के बाद पेट में भारीपन, पीलिया, पेशाब का रंग गहरा होना, भूख न लगना, थकान महसूस होना,
आसानी से नील पड़ना, पैर और टखनों में सूजन, पेट में पानी भरना और खुजली होना, ये लक्षण जिगर रोग की ओर संकेत करते हैं। इसका कारण जानना और विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक है। एक्सेस अल्कोहल जो है वो हमेशा आपको लिवर की बीमारी की तरफ ले जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से करें, कम से कम 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी रूप में, और कुछ नहीं तो मिनिमम ब्रिस्क वॉकिंग ही हम कर सकते हैं। और खाने के अंदर एक वेल बैलेंस्ड फूड हमें लेना है, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो आम आदमी की कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। सो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम हाई कैलोरी या हाई फैट या हाई शुगरी फूड जो है वो हम खाएं। सो खाने में हम ध्यान रखें कि ये चीज़ों का अमाउंट मिनिमम हो। कुछ सावधानियां रखकर जिगर की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जिगर का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो बात हुई आपकी सेहत की। वहीं हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पिछले 9 साल में देश में 24 करोड़ 84 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ऐसे में बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 9 सालों में एमपी में 2 करोड़ 30 लाख की आबादी अब गरीबी से बाहर आ गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विश्व बैंक का पैमाना है कि जो व्यक्ति 180 रुपए या उससे ज्यादा प्रतिदिन कमाता है वो गरीब नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद तीसरे नंबर का ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी 2 करोड़ 30 लाख की आबादी को विगत 9 सालों में गरीबी से बाहर निकाला है। ये आंकड़े हमारे नहीं है, बल्कि पिछले दिनों आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 12 पैमानों पर केंद्रित है। इसमें साल 2013 से 14 की स्थिति में देश में गरीब आबादी के अनुपात और 2022 से 23 में देश में गरीब आबादी के अनुपात की तुलना की गई है। नीति आयोग के इस निष्कर्ष में गरीबी कम होने की बड़ी वजह केंद्र सरकार की पीएम अन्न योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना के साथ ही पोषण मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और 100% बिजली उपलब्धता के लिए सौभाग्य जैसे प्रयासों का जमीनी स्तर पर फलीभूत होना बताया गया है। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अमृत सरोवर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना और स्वामित्व योजना आदि में देश में अग्रणी है। इन योजनाओं की मध्य प्रदेश में स्थिति को भी समझते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 4.83 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। 82.72 लाख से ज्यादा गरीब परिवार की महिलाओं को मध्य प्रदेश में उज्ज्वला गैस सिलेंडर के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिला है। करीब 4.24 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खुले हैं, जिसमें सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे हितग्राही तक डीबीटी के जरिए पहुंचने लगा है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 36 लाख से ज्यादा और शहरी क्षेत्र में करीब 7,50,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्की छत मिली है। 37 लाख से ज्यादा मुद्रा योजना के हितग्राहियों को अपना काम धंधा शुरू करने या उसके विस्तार के लिए 24.50 हजार करोड़ से ज्यादा का लोन मिला है। मध्य प्रदेश के वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर के सुधार के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ है, जिसका बड़ा कारण राज्य में अधिकांश समय डबल इंजन की सरकार का होना है। मेन गरीबी को गिनने वाले जो मानक हैं उन पर अगर आप देखें तो पिछले 10-15 वर्षों में इसमें बहुत काम हुआ है। विशेष तौर पे मैं अगर वर्तमान जो सरकारें हैं मध्य प्रदेश की, भारत की, अगर आप देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना आई, जिस तरह से उज्ज्वला योजना आई और घर घर ईंधन पहुंचा है, जिस तरह से आयुष्मान भारत हेल्थ में और डीबीटी से चूँकि उनके पास डायरेक्ट पैसा गया है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं जब इनकम आपके पास आपके खाते में दिखती है तो आपका स्तर बढ़ता है। तो मुझे लगता है समग्र रूप से जो योजनाएं हैं जो बहुत ही फोकस्ड हैं, पॉवर्टी को हटाने के या पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए जो फोकस्ड अप्रोच होता है, टारगेटिंग टू द पॉइंट, उस पर ही आधारित होने के कारण ये एकदम फर्क आया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
इन आंकड़ों के आधार पर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि यदि गरीबी दूर होने की यही गति बनी रही तो साल 2047 तक या उससे पहले ही भारत विकसित देश बन जाएगा। बिल्कुल सही एस्टिमेट है, इसमें कोई ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन नहीं है, ये बिल्कुल सही मॉडरेट एस्टिमेशन है, सेफ एस्टिमेशन है कि 2047 तक हम विकसित के श्रेणी में ज़रूर आ जाएंगे, हो सकता है उससे पहले ही आ जाएं। मध्य प्रदेश में इन आंकड़ों में सुधार की एक वजह औद्योगिक और अधोसंरचना विकास भी है। मध्य प्रदेश आज उद्योगपतियों के लिए फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है, क्योंकि यहाँ नए औद्योगिक क्षेत्र, नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स, नए MSME क्लस्टर्स, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स आदि का विस्तार हो रहा है। तो वहीं 47 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता, 29,000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता, 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें, नए एयरपोर्ट, हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का विकास होना प्रमुख है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट 2024 की शुरुआत में खुशखबरी लेकर आई है। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। अगले 25 साल यानी कि अमृत काल में अगर भारत की नीति और नियत इस तरह ही साफ रही और अगले 25 साल अगर पराक्रम की पराकाष्ठा ऐसे ही भारत करता रहा तो 2047 तक यानी कि जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर चुके होंगे तो गरीबी को जड़ से मिटा सकते हैं। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़। गणतंत्र दिवस के समापन का प्रतीक माने जाने वाले ब्रीडिंग रिट्रीट 2024 की अगर बात की जाए, इसका आयोजन किया गया, जिसमें सेना के बैंड्स ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। इस दौरान लोगों ने कितना आनंद लिया, आप ये देखिए चलते चलते। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के मौके पर आयोजित बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में भारतीय धुनों को सुना गया। किस तरह से लगा लोगों को, आइए बात करते हैं। सभी धुनें बहुत अच्छी थी, बहुत ही भव्य यहाँ का माहौल है, सारे जहाँ से अच्छा। और उसके बाद जो हमारे जी लता मंगेशकर जी का जो बहुत ही प्रचलित गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर ले पानी, और जो बांसुरी वादन था सभी 2-3 बैंड ने बजाया, बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट टाइम देखा है, पहली बार देखा, और बहुत ही हृदय स्पर्श करने वाला, एकदम बहुत बढ़िया। मेरे वतन के लोगों जो न्यू ये सॉन्ग ऐड किया, ये बहुत ही अच्छा लगे हम लोगों को। बहुत बहुत सैल्यूट है हमारी भारतीय सेना को, और मैं सैल्यूट करती हूँ दिल से अपने भारतीय सेनाएं हैं, और उनकी परफॉर्मेंस तो आज लाजवाब थी सर। रघुपति राघव राजा राम वाला। जब यहाँ हम आते हैं तो जो जोश होता है, जो जुनून होता है, जो देश की चीज़ें आप देखो है ना, तो होता है। टीवी में एक रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। और जो आर्मी के इन्होंने जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी अफसर हैं जिन्होंने जो मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छा किया, पीछे सीटिंग एरिया सारा अच्छा था। बट जब आँखों से देखते हैं जो जोश है, वो टीवी में वो जोश नहीं देख पाएंगे आप। क्या परेड हुई, क्या मतलब हम जो सोच नहीं सकते उससे बियॉन्ड है चीज़ें। तो जय हिंद, जय भारत। सेना की जो अद्भुत प्रस्तुति थी उसे देखकर लोग गदगद हो गए और उत्साहित हो गए। उत्साहित इसलिए हो गए क्योंकि जब भारतीय सेना के जवानों ने जो देशभक्ति की धुनें बजाईं तो उसने एक अलग ही माहौल यहाँ पर बना दिया। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वित्त मंत्री